चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1996 में विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईओसी, आईएएएफ, फीफा या यूनेस्को। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईएएएफ अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक डे आज के दिन अर्थात 7 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है और इसके पीछे का विजन था, इस डे को सेलिब्रेट करने का विजन प्रेसिडेंट प्राइमो नेबुलियो का। आईएएएफ जो है फ्रेंड्स, यह 1912 में बना था। कहाँ बना था ये? स्टॉकहोम में एस्टेब्लिश हुआ था और 2019 में इसको रीनेम किया गया और वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रैक और फील्ड स्पोर्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करना, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग जैसे डिसिप्लिन्स जो ओलंपिक्स का बैकबोन होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड वर्ल्ड एथलेटिक्स का, वो मोनाको में है। एक बात याद रखिए, यह नेशनल स्पोर्ट डे से अलग है जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब वर्ल्ड एथलेटिक डे है, ये मनाया जाता है 7 मई को और नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है 29 अगस्त को हमारे देश में। और वो 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आईएनएस महेंद्रगिरी स्टील फ्रिगेट के शामिल होने से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75 या प्रोजेक्ट 28। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 17A। दोस्तों, आईएनएस महेंद्रगिरी को हाल ही में इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। यह प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट और फाइनल स्टेल्थ फ्रिगेट है। मतलब प्रोजेक्ट 17A में स्टेल्थ फ्रिगेट शामिल होने थे, कितने? 7। उसमें यह 7वां नंबर का स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह नीलगिरी क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए कि कोई भी फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर जब आते हैं या सबमरीन आते हैं तो वो किस क्लास के हैं, ये आप याद रखा करिए, क्योंकि पूछा जा सकता है इससे एग्जाम में। नीलगिरी क्लास जो है वह शिवालिक क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट 17A जो है यह 2019 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लिख लीजिए। और इसमें मल्टीपल शिप आते हैं, नाम लिख लीजिएगा, काम आएंगे। पहला है नीलगिरी, दूसरा है उदयगिरी, तीसरा है हिमगिरी, चौथा है तारागिरी, पांचवा है महेंद्रगिरी, छठा है दूनागिरी और 7वां है विंध्यगिरी। यह 7 शिप थे और इसमें महेंद्रगिरी जो है फ्रेंड्स, यह आखिरी शिप है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है कि यह इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। मतलब रेडार क्रॉस सेक्शन जो है इसका बहुत कम है, ये एनिमी को इतनी जल्दी विजिबल नहीं होगा। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम सब लगा हुआ है, जिससे यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो के साथ सहयोग कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नासा, ईएसए, जाक्सा या सीएनएसए। अच्छा, आपको पता है फ्रेंड्स ये कहाँ की स्पेस एजेंसीज हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। नासा जो है वो आप सभी को पता होगा, ये यूएस की स्पेस एजेंसी है। ईएसए जो है यह यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जो है यह जापान की स्पेस एजेंसी है और सीएनएसए जो है फ्रेंड्स, यह चाइना की है। अच्छा, इसका सही जवाब क्या है क्वेश्चन का? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो के साथ सहयोग कर रहा है? नासा, ईएसए, जाक्सा या सीएनएसए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी। दोस्तों, चंद्रयान 5 जिसे लुपेक्स भी कहा जाता है, लुपेक्स क्यों? इसका फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसलिए लुपेक्स। यह भारत और जापान का ज्वाइंट मिशन है जो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा और इसका टारगेट है कि वाटर आइस का डिटेक्शन करना। फ्रेंड्स, साउथ पोल परमानेंटली शैडोड रीजन में से है और वहां पे वाटर या आइस मिलने की संभावना है, जो फ्यूचर के ह्यूमन मिशन के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन का काम करेगा, साथ में वाटर के रिसोर्स का भी काम करेगा। फ्रेंड्स, ये जो मिशन है चंद्रयान 5,
इसको लगभग 2027 से 28 के बीच लॉन्च करने का प्लान किया गया है और इसको जापान के H324L रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कौन से स्पेस सेंटर से? तो तांगेमिशीमा स्पेस सेंटर से। इसमें इसरो लैंडर डेवलप कर रहा है अप्रॉक्स 6.5 टन का, और जाक्सा इसमें रोवर बनाएगा जो कि 350 से 400 केजी का होगा। इसके मिशन का ड्यूरेशन लगभग 3.5 महीने का होगा। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं नोट करते जाइए फ्रेंड्स। इसके साथ मैंने यहाँ पे आपको एक लिखित में भी दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2026 में पान मसाला और गुटखा के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, FSSAI, BIS, CPCB या MOHFW। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स FSSAI। दोस्तों, हाल ही में FSSAI ने अप्रैल 2026 के अंत में ड्राफ्ट प्रपोज किया है जिसमें पान मसाला पैकेजिंग में प्लास्टिक के बैन की बात की गई है। फ्रेंड्स, हर साल लगभग 33 लाख टन प्लास्टिक जो है वह सरफेस पर आ जाता है इन पान मसाला के पैकेट से, जो इनके शैशे होते हैं उससे। इसलिए FSSAI ने कहा है कि पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 को अमेंड करने का प्रपोजल किया है जिसमें सिर्फ पेपर बोर्ड, सेलुलोज जैसे नेचुरल मटेरियल अलाउ होंगे इनकी पैकेजिंग के लिए। पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, PVC जैसे जो लेयर्स हैं इनको मना कर दिया जाएगा। इसमें एल्युमिनियम फॉइल और जो मेटलाइज लेयर है उन पे भी रोक लगेगी। टीन और ग्लास कंटेनर्स अलाउड रहेंगे। यह जो है फ्रेंड्स, यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स 2016 के साथ अलाइन करता है। ये आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, लिख लीजिए इसको। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 के साथ यह अलाइन करता है। अब FSSAI की बात करें तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। याद रख लीजिए, ये भी लिख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2026 में पूरे भारत में गहन चिकित्सा इकाइयों के लिए न्यूनतम मानकों का अनुमोदन किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीति आयोग, ICMR, एम्स या सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम ICU स्टैंडर्ड एंडोर्स किए हैं। इसका मतलब है अब पूरे देश में ICU इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफिंग का एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉलो होगा। कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को रिकमेंड नहीं किया बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेबल और नेसेसरी भी बताया है, यानी ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन करना ही होगा। फ्रेंड्स, ICU जो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्रिटिकल केयर वो स्टेज होती है जहाँ पेशेंट की लाइफ लिटरली मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग पर डिपेंड करती है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेन स्टाफ की कमी हो तो मोर्टेलिटी रिस्क बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसी गैप को एड्रेस करने के लिए यह कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया गया है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें रखा गया है कि डेडिकेटेड ICU स्पेस होगा। मतलब ICU जो होगा वो कोई रैंडम वार्ड का एक्सटेंशन नहीं होगा। उसके पास इमरजेंसी सर्विसेज और लेबोरेटरीज का डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। इसमें अनइंटरप्टेड पावर बैकअप होना चाहिए। सैनिटेशन वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए और क्लिनिकल लेआउट मैंडेटरी होना चाहिए। हर ICU बेड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई, संक्शन सिस्टम और सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होने चाहिए क्योंकि वेंटिलेटर, मॉनिटर और इन्फ्यूजन पंप साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। स्टाफिंग को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हर ICU में ट्रेन डॉक्टर 24/7 अवेलेबल होना चाहिए कंटिन्यूस सुपरविजन के लिए। नर्स टू पेशेंट रेशियो भी डिफाइंड है। जनरल ICU में यह 1 से 2 या 1 से 3 पर रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इसरो, इनस्पेस, NSIL इंडिया या SIA इंडिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स SIA इंडिया। दोस्तों, हाल ही में मई 2026 को स्पेस इकोसिस्टम में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। वो क्या है? न्यू स्पेस इकोसिस्टम। इंडिया का पहला स्टेट लेड मतलब
द्वारा लीड किया हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। इस सेंटर का नाम है COE स्पेस टेक फाउंडेशन और इसको एस्टेब्लिश किया गया है कर्नाटका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सोसाइटी के थ्रू सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन SIA इंडिया के कोलैबोरेशन में। इसका विजन है रिसर्च, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और कमर्शियलाइजेशन, यानी लैब से मार्केट तक का कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करना। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब स्पेस में भी भारत का स्टार्टअप शुरू हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की MLFF टोली प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, GPS टैगिंग, ANPR सिस्टम, लाइडार स्कैन या सैटेलाइट टोल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ANPR सिस्टम। दोस्तों, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग को हाल ही में मई 2026 को गुजरात के नेशनल हाईवे 48 पर लॉन्च किया गया है। इसकी लोकेशन है चौरसिया टोल प्लाजा, सूरत भरूच स्टेट्स पर। और यहाँ फिजिकली बैरियर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। मतलब जो पहले बैरियर लगे रहते थे टोल नाके वाले, वो कंप्लीटली रिमूव किया गए हैं और इसकी जगह यह ANPR सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में ANPR कैमराज होते हैं। अब ये ANPR क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास, जो व्हीकल का नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं और फास्ट टैग RFID से लिंक्ड होते हैं, जिससे उस अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाता है। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है NHAI के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के पार्ट के रूप में। दोस्तों, इससे क्या फायदा है? इससे कंजप्शन कम होगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा और ट्रेवल टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जितनी देर आदमी किसी भी टोल नाके पे रुकता है, वहां फ्यूल जलाता है और टाइम वेस्ट करता है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि इससे मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यह बूस्ट करेगा। और इसमें अगर कोई वायलेशन करता है तो ई नोटिस इश्यू किए जाएंगे। और गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान है कि 2029 तक पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत सौर ऊर्जा आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क लगाया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सुरक्षा शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क या डंपिंग विरोधी शुल्क। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डंपिंग विरोधी शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारतीय सोलर पैनल पर मैसिव टैरिफ इम्पोज किए हैं और ये नंबर शॉकिंग है। कितने? 130%, 123% तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और 125% के लगभग काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई है, जो कुल मिला के 234% तक हो जाती है। यह अनाउंसमेंट हाल ही में की गई है, किसके द्वारा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और इसका ओरिजिन जुलाई 2025 की पिटीशन से है, जो अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग ने फाइल की थी, जिसमें कंपनीज ने कहा था कि उनके यहाँ मतलब यूएसए में भारतीयों द्वारा सोलर पैनल्स जो है डंप किए जा रहे हैं, मतलब सस्ते दाम पर बेचे जा रहे हैं। अच्छा, इससे किस किस कंपनी को, भारतीय कंपनी को नुकसान हो सकता है? तो वो है अदानी मुद्रा सोलार, प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज, विक्रम सोलार। मतलब यह भारत के सोलर एक्सपोर्ट पर एक प्रेशर डाल सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पीलीभीत में बासमती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, APEDA, नाबार्ड, ICAR या FCI। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स APEDA। दोस्तों, बासमती राइस को और स्ट्रेंथन करने के लिए APEDA पीलीभीत द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ का एक एडवांस बासमती ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश हो रहा है। कहाँ पर? पीलीभीत में। यह प्रोजेक्ट 7 एकड़ जमीन पर बन रहा है, तांडा बिजेसी विलेज के गवर्नमेंट लैंड पर। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल नहीं स्ट्रेटेजिक है, प्रीमियम बासमती कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक्सपोर्ट रेडीनेस के थ्रू भारतीय फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट के लिए प्रिपेयर करना। देखिए इसको डिटेल में समझते हैं।
ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में बासमती की सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है? वो होती है क्वालिटी कंप्लायंस और जो वहाँ उसमें हार्ड मिनरल्स या हार्ड वाटर होता है उसका, खासकर यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या यूएस मार्केट में। और इसके अलावा एक चैलेंज होता है पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं उसके रेसिड्यू, हैवी मेटल कंटेमिनेशन। अच्छा, इसके लिए एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बन रही है ताकि इन सब चीजों को देख रेख किया जा सके, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको पहले ही रोका जा सके ताकि भारत की बासमती राइस पे कोई नेगेटिव प्रभाव ना आए। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा सेंटर है। इससे पहले एक सेंटर मेरठ में बन चुका है। इससे 50,000 फार्मर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2026 में परीक्षण की गई एनएसएमएसआर मिसाइल विकसित की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एचएएल, डीआरडीओ, बीईएल या बीडीएल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डीआरडीओ। दोस्तों, 29 अप्रैल 2026 को उड़ीसा कोस्ट के पास एनएएसएमएसआर का मेडन सेल्वो लॉन्च कंडक्ट किया गया। अच्छा, अब ये आप पूछेंगे सेल्वो का मतलब क्या होता है? तो सेल्वो का मतलब होता है दो मिसाइल जब एक साथ फायर करना होता है तो उसे सेल्वो लॉन्च कहते हैं। यह फर्स्ट टाइम हुआ है कि भारतीय हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से साइमल्टेनियसली दो मिसाइल एक साथ फायर की गई हैं, और इसको कनेक्ट किया गया है डीआरडीओ और इंडियन नेवी के थ्रू। चलिए अगले चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस संस्था का पुनर्गठन 24 अप्रैल 2026 को एक नए पूर्णकालिक सदस्यों के साथ किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नीति आयोग, वित्त आयोग, जीएसटी कमीशन, जीएसटी परिषद या फिर आरबीआई बोर्ड। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नीति आयोग। दोस्तों, हाल ही में हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 2 फुल टाइम मेंबर्स को अप्रूव किया है। इसके बाद टोटल फुल टाइम मेंबर जो नीति आयोग में है उनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इसमें अशोक कुमार लहरी को वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। वो सुमन बेरी की जगह लेंगे। अच्छा, नए मेंबर्स के नाम क्या हैं? तो वो हैं रा, राजीव गौबा, केवी राजू, गोवर्धन दास, अभय कांडनकर और एम श्रीनिवास। फ्रेंड्स, नीति आयोग की बात करें तो यह 1 जनवरी 2015 को स्टेब्लिश हुआ था और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो थिंक टैंक के रूप में काम करती है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, तेलंगाना में महुआ वृक्ष की पूजा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, समक्का, ईपा पवू, बोनालू या बथुकामा। इसका जवाब आपको फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में देना है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एवं अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।